नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मसूरी स्थित शहीद स्थल के नजदीक की भूमि पर उत्तराखंड आंदोलन में शहीदों के नाम पर संग्रहालय बनेगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने मसूरी शहीद स्मारक समिति के अनुरोध पर स्वीकृति दी है। उन्होंने पिथौरागढ़ जिले में बरड़ बेड में पाकुट कोकिला देवी मंदिर और जो है कोटमनिया तक सड़क सुधारीकरण और डामरीकरण को स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही आपको बता दें कि इसके अलावा अल्मोड़ा की विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में ग्राम पंचायत पीतना बहुउद्देशीय भवन के निर्माण में 95,84,000 रुपए की मंजूरी दी गई है। गांधी इंटर कॉलेज पनुआनोल में मंजूरी देते हुए 95,000 स्वीकृत किए गए हैं। उत्तराखंड में सीएम धामी ने महिला और युवा मंगल दलों को सौगात दी है। उन्होंने दलों की प्रोत्साहन राशि में 1,000 रुपए की वृद्धि की घोषणा की है, जिसके बाद दलों की प्रोत्साहन राशि 5,000 रुपए हो गई है। और वहीं सीएम धामी ने कहा कि राज्य स्तर पर एक पोर्टल बनाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक युवा और महिला मंगल दल एक दूसरे से जुड़ेंगे। बता दें कि गुरुवार को सीएम धामी ने मुख्य सेवक संवाद के अंतर्गत महिला मंगल दलों और युवक मंगल दलों के साथ में संवाद किया और इस दौरान सभी जिलों से युवा और महिलाएं कार्यक्रम में शामिल हुई। भारत और पाकिस्तान के युद्ध विराम के बाद राजनीतिक दलों में सुगबुगाहट चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले की निंदा भी हो रही है। वहीं प्रधानमंत्री के इस युद्ध विराम फैसले की जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने देश हित में बताया। महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है, हम आतंकवाद के विरोधी हैं, न कि पाकिस्तान की जनता के विरोधी, और अगर आतंकवादियों ने आतंकवाद खत्म नहीं किया तो घर में घुसकर मारेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि युद्ध कोई समाधान नहीं होता किसी भी बात का, और अगर तब भी नहीं माने तो सीधा संदेश है कि अब किसी भी बात की बख्शा नहीं जाएगा। पहली बात तो मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि हम आतंकवाद के विरोधी हैं, पाकिस्तान की जनता के विरोधी नहीं है। और जब आतंकवाद की दृष्टि खड़ी होगी तो मोदी जी घर में घुसकर मारेंगे। इसलिए युद्ध समाधान का पक्ष नहीं होता है। जब हम दूसरे देशों को आह्वान करते हैं कि युद्ध से बचा, युद्ध का अवसर नहीं है, तो उसको संदेश देने का मोदी जी ने कर दिया है। लेकिन ये भी साथ साथ कहा है कि अगर पाकिस्तान अगर क्रिया करेगा तो उसकी प्रतिक्रिया उसे भुगतनी पड़ेगी। कांग्रेस पाकिस्तान के अंदर बड़ी संख्या में आंतरिक द्वंद्व खड़ा होगा और उसका भी हम कुछ दिनों में अमर। भारत की सेना के सम्मान और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जो है पार्टी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरे देश में पहलगाम आतंकी घटना के बाद प्रदर्शन हुआ और लेकिन बीजेपी के कई नेताओं ने इसे सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की है। वहीं पूरे देश की जनता की एकता से आतंकवाद और पाकिस्तान दोनों परेशान रहे। साथ ही एमपी सरकार में मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी वाले बयान को लेकर कहा कि बीजेपी को विजय शाह के तत्काल निष्कासित कर देशद्रोह का मामला उनके ऊपर दर्ज करना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये मांग करती है, क्योंकि उनका नाम लेकर के एक राज्य के मध्य प्रदेश के उनकी सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने देश की गौरव, देश की शान, जिन्होंने पूरे भारत पाकिस्तान का जो अभी पहलगाम घटना के बाद जो एक संक्षिप्त युद्ध चला उसके बारे में पूरे देश और दुनिया को ब्रीफिंग करके बताया, उनके बारे में जिस प्रकार की अभद्दी, अनर्गल, गलीच बात उनके कैबिनेट मंत्री ने कही,
चारधाम यात्रा के बाद उत्तराखंड सरकार अब कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारी में जुटी हुई है। आपको बता दें कि गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते इस यात्रा को बीच में स्थगित करना पड़ा था और अब 5 साल के बाद एक बार फिर से 25 जून से ये यात्रा शुरू होने जा रही है। इस यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार लगभग 250 यात्री इस यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें 50-50 तीर्थयात्रियों के 5 दल बनाए गए हैं और इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्री ओम पर्वत और आदि कैलाश दर्शनों के लिए भी आते हैं। पांच वर्ष के बाद ये अब जो है 30 जून 2025 से ये यात्रा होने जा रही है और इस यात्रा में काफी लोगों का आकर्षित हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब कैलाश गए थे तो आदि कैलाश की यात्रा जो है उसका काफी प्रचार प्रसार हुआ। इस वर्ष जो है 250 लोग जो हैं ये यात्रा करेंगे और अंतिम बार ये यात्रा 2019 के अंदर संचालित हुई थी। उत्तराखंड हज कमेटी में पहली बार मुस्लिम महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला है और आपको बता दें कि ताकि हज यात्रा से जुड़ी नीतियों और समस्याओं पर मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। शासन की ओर से जारी सूची के अनुसार कोटद्वार नगर निगम के पार्षद रिजवाना परवीन, हल्द्वानी की तरन्नुम खान और अल्मोड़ा की शाहिदा सिराज को हज कमेटी का सदस्य नामित किया गया है। वहीं कोटद्वार में रिजवाना परवीन के हज कमेटी सदस्य बनने पर उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत भी किया। का सम्मान करते हुए मुझे हज कमेटी में सदस्य बनाया गया है। इसलिए मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के प्रदेश नेतृत्व व जिला नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ और धामी सरकार के उद्देश्य और मुस्लिम महिलाओं के सम्मान में जो संभव हो पाएगा मैं उसके सदैव प्रयास करती रहूंगी। हरिद्वार नगर निगम में हुए 58 करोड़ के भ्रष्टाचार के मामले में राजधानी देहरादून में स्वराज सेवा दल द्वारा सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया गया और इस दौरान सीएम धामी को ज्ञापन सौंपने का काम भी किया गया है। स्वराज सेवा दल की मांग है कि इस मामले की सीबीआई और ईडी से जांच करवाई जाए। बता दें कि नगर निगम हरिद्वार के पूर्व एमएनए वरुण चौधरी पर 58 करोड़ रुपए की 35 बीघा जमीन खरीदकर नगर निगम को भारी चूना लगाने का आरोप लगा है। 58 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और हरिद्वार में जिनकी संलिप्तता है, जिन्होंने पूरा इसकी पटकथा लिखी, उसे जांच अधिकारी बना दिया। ये है सरकार। ये ऐसे जांचें होंगी इस प्रदेश में, ऐसे पैसे पिए जाएंगे। चोर चोर मौसेरे भाई, कांग्रेस मौन है। मेरे द्वारा ये भ्रष्टाचार खुला गया और वहीं के कोसी को जांच अधिकारी बना दिया गया। आज हमारी सरकार से मांग है कि इसकी जांच सीबीआई और ईडी से कराई जाए, के साहिब से कराई जाए, राजेश भट्ट साहब से कराई जाए, अक्षय कौंडे साहब से कराई जाए, आशीष भारद्वाज साहब से कराई जाए, लेकिन इसकी जांच कराई जाए। इन भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों में भेजा जाए। एनएच घोटाले की तरह इनके जो मुख्य आरोपी है उनको बख्शीश न दी जाए। उत्तराखंड में वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद वक्फ संपत्तियों का सर्वे शुरू हो गया है। बता दें कि जिनकी जानकारी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने दी है, उन्होंने कहा कि नए वक्फ के हिसाब से सर्वे लगातार चल रहे हैं। पुराने रिकॉर्ड्स को एकत्रित किया जा रहा है और वक्फ की संपत्तियों का डिजिटलाइजेशन शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से विपक्ष ने डराने की राजनीति की थी उसको मुस्लिम समाज समझता है। जो वक्फ का पैसा था जिसके ऊपर चंद अमीर राजनीतिक नेता जो कब्जा करके बैठे थे उनसे लिया जाएगा, गरीब मुस्लिमों को दिया जाएगा। जिनके पास घर नहीं है इस एक्ट के तहत जमीनों को डेवलप कर वक्फ बोर्ड का उन्हें घर देगा और रोजगार देने के काम करेगा। संपत्तियों पर अच्छे विद्यालय, यूनिवर्सिटी दिखाई देंगे। मुसलमानों के साथ साथ सर्व समाज के भी काम आएगी।
कम से कम हम जनता के बीच में जो गुमराही कांग्रेस फैला रही है, और कांग्रेस क्यों फैला रही है ये भी सब जानते हैं। कांग्रेस इसलिए फैला रही है कि चोर तो कांग्रेस के नेता ही है ना। अब अकबर अहमद डंपी तो संजय गांधी जी के साथ ही थे। अब कांग्रेस ने तो पूछा नहीं कि उनका 200 बीघे का रिसोर्ट नैनीताल रामगढ़ में कहां से आ गया। कांग्रेस बताए ना कि सईदुज्जमा जो कांग्रेस के सांसद मुजफ्फरनगर से थे, वो कलियर के अंदर इतनी बड़ी हवेली पे कब्जा करके किस हैसियत से बैठे। क्या कांग्रेस को नहीं बताना चाहिए? केदारनाथ से बीजेपी विधायक आशा नोटियाल ने कांग्रेस के पूर्व विधायक मनोज रावत पर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मनोज रावत भगवान के दर पर भी राजनीति कर रहे हैं और झूठे मामलों और मुद्दों को उठाकर यात्रा को प्रभावित करना चाह रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यह भी आरोप लगाते हुए कि पूर्व विधायक वहां के स्थानीय दुकानदारों को भड़काकर यात्रा का माहौल भी खराब करना चाह रहे हैं। पिछले 1 साल से वह लगातार केवल केदारनाथ पर राजनीति कर रहे हैं। देखिए, उनके पास कोई ऐसा मुद्दा शायद नहीं है जिस पे वो बात कर सके। वो पिछले दिनों से, पिछले साल से पता नहीं क्या उनको ऐसा हो गया कि वो भगवान केदारनाथ जी पर ही राजनीति करने की उन्होंने सोची है। जब तक वो थे तब तक वो गौरीकुंड कभी गए नहीं, उन्होंने कोई काम किया नहीं, रोड बनाई नहीं, पानी लोगों को दिया नहीं, यात्रा की व्यवस्था के लिए कभी आवाज उठाई नहीं। आज उनको तमाम कमियां नजर आ रही हैं। वो इसलिए आ रही हैं कि व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। खबर खट्टीमा से है। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता पर जहां देश भर में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए इस तिरंगा यात्रा को लेकर, जहां पर लगातार कांग्रेस इसको निशाना बनाते हुए दिखाई दे रही है, तो वहीं खटीमा में भी जामा मस्जिद के प्रशासक और वरिष्ठ बीजेपी नेता कामिल खान के नेतृत्व में अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन किया। और इस दौरान अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने जामा मस्जिद के मुख्य चौक तक तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकालकर हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाए। तो वहीं जामा मस्जिद के प्रशासक वरिष्ठ बीजेपी नेता कामिल खान ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को ऐतिहासिक विजय बताया है। तो ये पता चल गया है कि भारत के वीर जवान, हमारी सेना जिस शौर्य और साहस के साथ लड़ी, पाकिस्तान ने जिस प्रकार घुटने टेके, उसका जो सब कुछ सामने देखने में आया, स्पष्ट हो गया कि सीज फायर हुआ उसको लेकर के। तो उन्होंने घुटने टेक करके अपना बैठ गए, हाथ जोड़ लिए उन्होंने। और माननीय हमारे प्रधानमंत्री उनके नेतृत्व में इतने मजबूती के साथ में जो हमारे सेना का उत्साह उन्होंने पीछे से बढ़ाया। एक और जहां भाजपा सरकार ऑपरेशन सिंदूर और वीर सैनिकों को लेकर पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल भी खड़े कर रही है। इस पर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि कभी कभी कांग्रेस विरोध करते करते देश का विरोध करने लगती है। ऐसे में जनता को समझना चाहिए कि क्या ऐसे लोगों को राजनीति करने की छूट देनी चाहिए। विनोद चमोली ने कहा कि कांग्रेस ने इससे पहले जो एयर स्ट्राइक हुई थी उसको लेकर भी सबूत मांगे थे, जिसकी सच्चाई पूरी जनता के सामने आई, लेकिन कांग्रेस फिर भी उसका विरोध करती रही। वो व्यक्तिगत विरोध करते करते देश का विरोध कर बैठती है, चाहे वो सनातन का मुद्दा हो, चाहे देश की सेनाओं का मुद्दा हो। पहले भी उन्होंने जो पहले स्ट्राइकें हुई थी, जो एयर स्ट्राइक हुई या जो उड़ी के बाद जो हमने स्ट्राइक की थी आतंकवादी ठिकानों पर, उसको लेकर उन्होंने सबूत मांगे थे, बहुत सारे प्रश्न खड़े किए थे। और आज जब इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर, जो पूरी दुनिया ने देखा है, दिनेशपुर नगर पंचायत बोर्ड की बैठक में विभिन्न मुद्दे पर चर्चा की गई और कई प्रस्ताव पास किए गए। आपको बता दें कि दिनेशपुर नगर पंचायत सभागार में नगर पंचायत अध्यक्ष मनजीत कौर के नेतृत्व में सभी 9 वार्डों के सभासदों
और अधिशासी अधिकारी दीपक कुमार शर्मा एवं अध्यक्ष पति काबल सिंह बैठक में मौजूद रहे। बैठक में विशेष कर जो है शमशान घाट के सामने तक फव्वारे लगाने की पुलिया और फव्वारे लगाने को कई वार्डों में सड़क निर्माण के प्रस्ताव को पास किया गया और बरसात आने से पहले सभी वार्डों में नाली की सफाई प्राथमिकता दिया गया और साथ ही साथ मच्छर से बचने के लिए भी दवाई छिड़कने का प्रस्ताव पास किया गया। बोर्ड की मीटिंग हुई है, हमारे सब सभासदगण चेयरमैन साहब सब बैठे थे। उसमें ये लिया गया है कि जैसे कई प्रस्ताव पास किए गए हैं, जैसे पानी के वाटर कूलर 10 लगेंगे और उसके बाद कुछ फुहारे लगाए जा रहे हैं और कुछ टेंडर हम 2 करोड़ के निकाल रहे हैं। इसके ऊपर विचार आपस में बैठ के परिवार है विचार किया है और शहर को चमकाना है। शहर को चमकाने के लिए थोड़ा समय लगेगा क्योंकि 7 करोड़ का कर्जा हमारे सिर के ऊपर है। कर्जा भी उतारना है, काम भी करना है, थोड़ा समय लगेगा पर शहर बहुत अच्छा चमकेगा और थोड़े थोड़े हम सुधारने में लगे हैं। पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे हमारे बोर्ड बैठक में आए। देखिए, पहले से ही नगर पंचायत 5-6 करोड़ रुपए कर्जे में है। हमने तो सोचे थे कि हम जैसे शपथ ग्रहण ले लिए तुरंत मतलब इतने काम करेंगे, ठीक है, कि लोगों का भी बहुत उम्मीद है हम लोगों से कि युवा है सारे काम करेंगे बहुत ज्यादा, लेकिन कर्जे में इतना डूबा हुआ है तो उस कर्जे से पहले तो उभरे, उसके बाद ही जाके काम होगा। अभी हम प्रयास में लगे हुए हैं कि हमें थोड़ा बजट वगैरह मिल जाए। पहले देखिए बजट पहले 2.5 करोड़ हुआ करता था, अब बजट वो पता नहीं कम होते होते हो गया 1.25 करोड़। 1.25 करोड़ में से 70 लाख चले जाते, 75 लाख चले जाते हैं सैलरी में, बचता 50 लाख। 50 लाख में से भी कुछ होते हैं जो नगर पंचायत खर्चे वगैरह होते हैं। आज नगर पंचायत में माननीय अध्यक्ष श्रीमती मंजीत कौर की अध्यक्षता में बैठक हुई है और नगर पंचायत दिनेशपुर के विकास के लिए प्रस्ताव पारित किए गए हैं। जैसे नगर में फॉगिंग की जानी है, कुछ दवाइयां खरीदी जानी है। अभी निकट भविष्य में ही जो है बरसात ऋतु शुरू हो जाएगी, उनके लिए नाले वगैरह की सफाई के लिए बोर्ड में प्रस्ताव पारित किए। बोर्ड प्रस्ताव में जो है वार्ड नंबर 1 के हमारे श्री राख्याल मंडल जी सभासद जी हैं, उन्होंने बोर्ड में प्रस्ताव पारित कराए हैं वार्ड नंबर 1 के, क्योंकि नगर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम सारे नगर के बोर्ड बना पाए। भीमताल में जिला विकास प्राधिकरण में अनियमितताओं की मनमानी एवं आसपास के स्थानीय लोगों को प्राधिकरण के नियमों की आड़ दिखाकर परेशान करने के विरोध में एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ वकीलों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि जिला विकास प्राधिकरण भीमताल आसपास के क्षेत्र में स्थानीय लोगों को परेशान कर रहा है, जबकि बाहरी लोगों का निर्माण कार्य बड़े आसानी से हो रहा है। स्थानीय गरीब लोगों को इसमें छूट देने की आवश्यकता है, लेकिन नियमों को दिखाकर स्थानीय लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं। 30 मीटर है। आप विकास प्राधिकरण से यहाँ की जनता बहुत परेशान है, त्रस्त है। भ्रष्ट विकास प्राधिकरण है और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको विशेष तौर से परेशान किया जा रहा है। इस भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। एक आदमी का 4 मंजिला होटल बन रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। एक आदमी 1 कमरा बना रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। तो ये भ्रष्टाचार नहीं चलेगा और इसके खिलाफ यहाँ की जनता जो आंदोलन है हमारा, ये आज हमारा सांकेतिक रूप से 1 दिवसीय है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं की, सुधरा नहीं विकास प्राधिकरण, तो हम विकास प्राधिकरण के नैनीताल कार्यालय पर ताला डालेंगे। ये मेरा खुलेआम कहना है। भ्रष्ट भीमताल विकास प्राधिकरण होश में आओ। भ्रष्ट भीमताल विकास प्राधिकरण होश में। विकास प्राधिकरण में घूसखोरी नहीं। लोगों ने जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मचे राजनीतिक घमासान के बीच में लालकुआं के पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य सरकार की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कुछ तकनीकी पेंच के चलते थोड़ी देरी हुई है, लेकिन जल्द ही चुनाव करा लिए जाएंगे। उन्होंने पंचायत चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा किया है। यहां अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सौम्य चेहरा, मोदी की गारंटी और जनता का भरोसा के साथ राज्य में सुशासन और विकास की बयान की वजह से जनता का समर्थन बीजेपी को लगातार मिल रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है वो भारत की एक संवैधानिक व्यवस्था है और कोई भी सरकार संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन नहीं कर सकती
लेकिन ये बात भी सही है कि आरक्षण के मुद्दे पर समय समय पर अलग अलग प्रावधान या माननीय न्यायालयों के निर्णय या किसी दूसरी जगह के माननीय न्यायालय के निर्णय जो है सरकार के इस प्रस्ताव को कार्यक्रम को प्रभावित करते हैं। वर्तमान में भी ओबीसी आरक्षण से संबंधित एक विषय है और मैं समझता हूं कि सरकार उसका निराकरण कर। लंबे समय के बाद दिनेशपुर से शक्ति फार्म के बीच में सीधी बस सेवा शुरू होने से क्षेत्र की जनता ने सरकार का आभार जताया है। तो वहीं आपको बता दें कि दिनेशपुर नगर पंचायत अध्यक्ष पति काबल सिंह ने बस को हरी झंडी देकर रवाना किया है। बता दें कि इससे पहले लोगों को दिनेशपुर से शक्ति फार्म जाने के लिए 3 बसों को बदलना पड़ता था। इस सफर को तय करने में करीब 3 घंटे का समय लगता था। वहीं सीधी बस सेवा शुरू होने से सफर करीब 1 से 1.5 घंटे में तय किया जा सकेगा। ऐसा ये 13 बसें चलेंगी 21 तारीख से 6:30 बजे शक्ति फार्म से चलेगी, 6:30 बजे दिनेशपुर से चलेगी। और बहुत अच्छा हो गया कि शक्ति फार्म में आम लोगों की रिश्तेदारी है, यहाँ से बैठेंगे वहाँ उतरेंगे, वहाँ से बैठेंगे शक्ति फार्म से यहाँ उतरेंगे। इससे बड़ी सुविधा तो हो ही नहीं सकती है। पहले लोगों को रुद्रपुर जाना पड़ता था, फिर किच्छा बस से बैठना पड़ता था, फिर जो बेचारे बस वाले थे फिर शक्ति फार्म। अब सीधा शक्ति फार्म से बैठेंगे, सीधा दिनेशपुर आएंगे। ये बसें शक्ति फार्म से रुद्रपुर होते हुए सीधे दिनेशपुर पहुंचेंगी और दिनेशपुर से रुद्रपुर किच्छा होते हुए शक्ति फार्म पहुंचेंगी। ये पहली बस यहाँ से 6:30 बजे चलेगी दिनेशपुर से और शक्ति फार्म से भी 6:30 बजे का टाइम होगा। क्या किराया? शक्ति फार्म से दिनेशपुर का 100 रुपये किराया है। ये बहुत अच्छा लग रहा है, दिनेशपुर के बहुत जनगण का अच्छा लग रहा है। ये दिनेशपुर के बाहर के गलरबुक साकी मोड़ इसके भी बहुत फायदा होगा। पहला शक्ति फार्म जाने के लिए बहुत यहाँ से रुद्रपुर से किस्सा से फिर बहुत परेशानी था। आप परेशानी का तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। सर देख करके अल्मोड़ा के कौरव क्षेत्र में लगातार दरख्ती पहाड़ियों के कारण लोगों को हो रही भारी असुविधा को देखते हुए प्रशासन ने अब राहत के ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जिलाधिकारी अल्मोड़ा आलोक पांडे ने बताया कि क्षेत्र में वैकल्पिक मोटर मार्गों पर तेजी से काम किया जा रहा है। डोबा चौंसली मोटर मार्ग पर जल्द ही डमरीकरण का कार्य शुरू किया जाएगा। इसके अलावा क्वारब से करीब 200 मीटर पहले एक वैली ब्रिज पर निर्माण करते हुए लगभग 7 किलोमीटर लंबी वैकल्पिक सड़क बनाई जाएगी। इसमें काफी तेज गति के प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग हमारा पेट्रोल विभाग सब लोग काम कर रहे हैं। और जैसे कि पता है आप लोगों को काफी लैंडस्लाइडिंग हो रहा है। वो जियो टेक्निकल घटनाएं हैं, जियोग्राफिकल घटनाएं हैं, उसको रोका जाना संभव नहीं है। लेकिन उसमें नीचे 17.5 करोड़ का टेंडर हो चुका है, ऑलरेडी काम हो रहा है, जिसमें हम नीचे से पाइप होल करते हुए स्ट्रेंथिंग उसकी कर रहे हैं और उसमें लगभग 40% तक वर्क हो चुका है। क्योंकि जमीन से ऊपर जब काम आएगा तो दिखना शुरू हो जाएगा। रिस्पना और बिंदर नदी पर बन रहे एलिवेटेड रोड को लेकर कवायद शुरू हो गई है। गौरतलब है कि इसकी जद में 2 से 2,500 मकान आ रहे हैं, जिन्हें तोड़ना बहुत जरूरी है। ऐसे में सरकार के लिए भी एक चुनौती है। जिन लोगों के घर तोड़े जाएंगे उन्हें कहां बसाया जाए, और इसको लेकर अब राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस एक तरफ तो रोड का समर्थन कर रही है और उसे भविष्य की जरूरत करार दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने सरकार से यह भी मांग की है कि लोगों के घर तोड़ने से पहले उन्हें बसाने की कवायद शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित हो रहे हैं।
देखिए, जहां तक रिस्पना और बिंदाल के बीच में एलिवेटेड रोड बनाने के प्रोजेक्ट की बात है, तो वाकई इस बात में सच्चाई है कि आवाजाही में दिक्कत हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो रही है और जाम के झाम से अब देहरादून वासियों को निजात चाहिए, इस समस्या का निस्तारण चाहिए। वहां तक तो बात सही है, लेकिन उस एलिवेटेड रोड बनाने के लिए यदि आप मकानों को ध्वस्त कर रहे हैं, तो फिर आपका प्लान बी क्या है? आपने वैकल्पिक रास्ता क्या चुना है? ये जानने में हम ज्यादा इच्छुक हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।